इसका जवाब इतिहास की घटनाओं में छिपा हुआ। दरअसल मनुष्य पाषाण युग में परिवार आधारित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसी दौर में मनुष्य ने एक व्यवस्था को जन्म दिया। वह यह थी कि प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था पुरुष करता था। शिकार करके या फल फूल खोजकर, औरतों का काम बच्चों को पालना और जो जानवर की खालें हैं उससे कपड़े आदि की व्यवस्था करना। लंबे समय बाद लोहा का इस्तेमाल कर इंसान ने खेती करना शुरू किया, जिससे भोजन की समस्या दूर हो गई। अब इंसान खाली था, ऐसे में समाज की व्यवस्था बनी विवाह, परिवार जैसी बातें। इसी दौर में लोहे के कारण लड़ाइयां भी शुरू हुईं, क्योंकि हथियार और उपजाऊ भूमि महत्वपूर्ण हो गई। तो गौर करिए, यही से स्त्रियों पर कब्जे की नीति शुरू हुई। जो ताकतवर होता वह किसी की पत्नी बेटी पर कब्जा कर लेता था और कितनी भी औरतों पर कब्जा करता। यह मानसिकता समाज में मध्यकाल थी, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में। हालांकि भारत भी अछूता नहीं था। गौर करिएगा, भारत में रामायण और महाभारत दोनों में दो बड्ढे युद्ध के केंद्र में एक महिला ही थी। एक स्त्री का अपहरण किया गया, दूसरे में एक स्त्री का चीरहरण करा गया। राजा राम को भगवान राम इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने एक पत्नी के सिद्धांत पर टिके रहे और पत्नी के साथ हुए अन्याय के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया। स्त्री आधारित गालियां। पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था जहां दूसरे धर्मों वालों से तलवार और शब्द से लड़ाई करने की बात की जा रही थी। मैंने सोचा, ये शब्द से कैसा लड़ाई होगा भला। दरअसल जो आप प्रत्यक्ष रूप से ना कर सके उसको अप्रत्यक्ष रूप से करे कैसे। इसके लिए थोड़ा और अतीत में जाओ। पूरे इतिहास में सभी बद्धी लड़ाइयों में दुश्मन देश की औरतों का बलात्कार करना एक ऐसा अपराध है जो सभी युद्ध के साफ साफ दिखेगा। भारत में जितने मुस्लिम आक्रमण हुए उसमें यह एक साफ साफ देखने को मिलता है। यही जो युद्ध यूरोप में हुआ वह भी यही आप हजारों साल पहले की लड़ाइयों में दिखेगा। आधुनिक काल में बंटवारे के समय दोनों देशों में कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, इसका आंकड़ा लाखों में है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना ने कोरिया और जापान की महिलाओं का रेप किया। स्रोत इस लिंक में हिस्ट्री वाले सेक्शन को जरूर पढ़िएगा। पूरा एक इतिहास मनुष्य के इस रवैये को लेकर। वॉर टाइम सेक्सुअल वायलेंस, विकिपीडिया। मतलब साफ है कि युद्ध का मूल कारण श्रेष्ठता साबित करना होता था, बस कारण अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह उसी युद्ध में दुश्मनों की स्त्रियों का रेप करना भी एक तरह की श्रेष्ठता साबित करने की मानसिकता का परिणाम थी। लेकिन युद्ध का स्तर छोटा करे तो हर दिन हम आप अपने ऑफिस में, सड्डी डेस्क में, पड्डी ढोस में लोगों को जब गालियां देते हैं तो अपनी श्रेष्ठता ही साबित करते हैं। बस हम हथियार नहीं उठा सकते हैं और रेप का नहीं सोच सकते हैं। पहले हो रहा था क्योंकि तब कानून नहीं बल्कि लोगों की सत्ता होती थी। लेकिन हम शब्दों से वैसी ही हिंसा करके एक दृश्य बनाकर अपने हजारों सालों को हिंसक मानसिकता को संतुष्टि दे देते हैं। क्या गालियां बनाने के लिए पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदारी है? मानव का इतिहास ही पुरुष प्रधान है। यह किसी एक देश या संस्कृति की बात कतई नहीं है। फिर यह दोष है तो पूरे मानव जाति का है। गालियां का बदलता रूप। लेकिन गालियां सिर्फ हिंसा की मानसिकता को संतुष्टि देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आनंद का विषय भी बन गई और गुस्से का भी। आजकल इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडी में कॉमेडियन चाहे स्त्री हो या पुरुष जिस तरफ गालियां देता है मां बहन की, और जिस तरफ उनको ऑडियंस में बैठकर स्वयं महिलाएं और पुरुष आनंद का अनुभव करते हैं। AIB एक फेमस मां बहन की गालियां देने वालों का चैनल था जिसको देखने वाले LDDHK और लड़कियां सब थे। बाद में पता चला अपने ही दफ्तर में यौन शोषण कर रहे थे महिलाओं का, जबकि ये सबको पुरुष प्रधान समाज बोलकर खुद को फेमिनिज्म के देवता साबित करते थे। वह बताता है अब गालियां आनंद का विषय भी है, क्योंकि हिंसा भी आनंद का विषय होती है। जैसे खुजली करने में हमें इतना मजा आता है कि खून निकल जाए, लेकिन उंगलियों को चैन नहीं, जबकि हमें पता है ये गलत है, लेकिन आनंद मजबूर करता है। अब इसी आनंद के जो लोग अतीत में युद्ध जीतकर महिलाओं का रेप करते थे, उनको भी इस तरह की मानसिकता ने जकददाच रखा था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते, आनंद वही उचित है जो विवेक स्वरूप यानी विवेकानंद हो।